जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। हम आपको इस चैनल पर साइंस की स्पेशल क्लास चलाने वाले हैं, जिसमें हम प्रारंभ बायोलॉजी से करने वाले हैं। समय समय पर आपको अन्य क्लासें भी मिलती रहेंगी। देखिए, ये हमारी आपकी पहली क्लास है, जो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपनी क्लास पर चलेंगे। आप सभी का सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखो, हम प्रारंभ करेंगे बायोलॉजी से। चलिए साथी, प्रारंभ करते हैं। देखिए, थोड़ा सा क्या है कि हम जो बायोलॉजी से प्रारंभ कर रहे हैं, देखिए हर टीचर्स का, वैसे मैं अभी कोई टीचर्स नहीं हूँ, मैं आप ही जैसा स्टूडेंट्स हूँ। हर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हम आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाएंगे, अर्थात एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि चीजों को आसानी से वह जल्दी समझा जा सके। अर्थात क्लास में ही समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ क्लास में उपस्थित हो जाइए, क्लास में समझाना, याद कराना मेरा काम है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप सभी जो यहाँ पर हमारी क्लास लेंगे, हो सकता है आप में से कुछ मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे हैं। आप सभी सिर्फ क्लास में उपस्थित होइए, बाकी याद कराना हम पर छोड़ दीजिए आप। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी क्या है। तो देखिए, हम कहें कि बायोलॉजी क्या है, तो हम कह सकते हैं, देखिए बायोलॉजी का मतलब है कि समस्त संसार के जितने भी जीवित जीव हैं, अर्थात हम कहें कि समस्त संसार के जितने जीवित जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहां पर चर्चा सवाल ये उठता है कि जीवित जीवों की जो अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन है, क्या अध्ययन करेंगे हम, क्या उनके बारे में क्या जानकारी करेंगे, उन चीजों की चर्चा करेंगे हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, वो समझेंगे ध्यान से। और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए, किताब आपके हाथ में होगी, नोट्स साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपको टेलीग्राम पर हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वो हम आपको जानकारी दे देंगे। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आप वहां भी जाके देख सकते हो। अन्यथा मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अगर साथ साथ नोट्स बनाते चलें, वो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि एक बार यहाँ पढ़ने के बाद फिर हम घर जाके नोट्स बनाएं, क्योंकि हमें इतना पता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो हमें वापस से समय दे सके। तो हम इस कीमती समय को न गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। देखिए, अगर हम इसके बायोलॉजी की बात करें तो देखिए, बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ प्लस लॉजी। देखिए, लाइफ का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अर्थात किसी का अध्ययन।
भाई किसी के बारे में जो अध्ययन करेंगे हम, वही है उसका जैसे लाइफ, यहाँ पे हम लाइफ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। यहाँ हम बात करें, देखिए सबसे पहला सवाल आता है कि जीव विज्ञान के जनक अर्थात पिता कौन है। तो यहाँ हम बात करें जीव विज्ञान के जनक के बारे में। जनक, देखिए जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। आप कहोगे अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर इसे ही जनक क्यों कहा गया। ऐसा एक्चुअल में इसने कुछ न कुछ तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, जिस वजह से हम इनको जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। चलिए हम जान लेते हैं उसी योगदान को, लेकिन यहां नहीं, जस्ट 2 मिनट बाद। नेक्स्ट अगला हम बात करें, जीव विज्ञान के जनक हो गए। देखिए यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द, देखिए बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो 2 व्यक्तियों ने दिया था, जो कौन थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। कब दिया था, तो हम बात करें तो इन दोनों ने यह शब्द दिया था 1802 में। देखिए कहा जाता है कि ये दोनों व्यक्ति जो थे अरस्तु के, आप कह सकते स्टूडेंट से या उनकी लाइब्रेरी में पढ़ते थे ये, उन लोगों ने यह शब्द दिया, अर्थात कौन सा शब्द, जीव विज्ञान नहीं, बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान को बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कि जीव विज्ञान में, अभी हम बार बार कह रहे हैं कि जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है। भैया किसका अध्ययन है, जीवित जीवों का। मैं कहूं किस चीज का अध्ययन करेंगे, जीवित जीवों के बारे में किस चीज का अध्ययन करेंगे हम। जैसे जीवित जीवों, भाई हमने कह दिया मनुष्य, समझ आप सपोज लीजिए मनुष्य भी एक जीवित जीव है। मनुष्य के बारे में किस चीज का, तो देखिए मनुष्य की कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के वर्गीकरण क्या है, जैसे 2 प्रकार में, जैसे एक फीमेल होता है एक मेल होता है, इस तरह से वातावरण, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, उन्हीं चीजों, इसमें भी ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं। तो देखिए हम इसमें किन जीवों की किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो हम जानेंगे उनकी संरचना के बारे में। भाई उनकी संरचना क्या, आकार, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, भाई वो कैसे रहे। अच्छा, हम जानेंगे उनके कार्य के बारे में, हम समझेंगे उनके विकास के बारे में। ठीक है भाई, हम समझेंगे उनके वर्गीकरण के बारे में, हम जानेंगे उनके वातावरण के बारे में। ठीक है भाई, है संरचना हो गई, स्ट्रक्चर्स, कार्य, वर्ग हो गया, विकास, इवोल्यूशन, वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह होगा, वातावरण किस तरह के इवोल्यूशन में वो रहेंगे। अच्छा, उनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है भाई, इन चीजों के बारे में हम जीवित जीवों की मैं चर्चा करेंगे। चलिए अब हम समझे, देखिए जीव विज्ञान को भी यहां पर वैसे मौखिक तौर पर तो 2 भागों में विभाजित किया गया। जब तक वर्गों में नहीं बांटा था तब तक ओवरऑल जीव विज्ञान के पिता कौन थे, अरस्तु। लेकिन कहा गया कि इसमें देखिए 2 संरचनाएं पाई गई, एक तो वैसे जीव जो गति करते हैं, एक वैसे जीव थे जो गति नहीं करते, अर्थात पेड़ पौधे। भाई पेड़ पौधों को भी जीव माना गया, लेकिन वो गति नहीं करते हैं। अब गति नहीं करते तो उनका जो है विज्ञान अलग शाखा में विभाजित किया गया। तो हम समझेंगे कि विज्ञान की 2 शाखाएं रखी गई। चलिए पहली जो शाखा थी उसका हमने नाम दे दिया बॉटनी, अर्थात वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान जो है, इसमें किन चीजों का अध्ययन करेंगे हम, तो इसमें करेंगे हम पेड़ पौधों का। लेकिन विज्ञान की भाषा में
पेड़ पौधों को कहा गया पादप, अर्थात यहां हम किसका अध्ययन करेंगे? पादपों का। चलिए इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान में देखिए जीव विज्ञान के जनक हो गया अरस्तु, लेकिन कहा गया कि भैया बॉटनी के जो जनक थे, अर्थात बॉटनी के जो फादर थे, नाम था थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस रूस के रहने वाले थे। आप कहेंगे इन्हीं को क्यों कहा गया जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक? उसकी भी एक अपनी कहानी है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्या योगदान रहा इनका वो सुनिए। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने, बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। इस बुक के अंदर इन्होंने लगभग 500 प्रकार के पादपों का अध्ययन किया। इस कारण से इन्हें हम जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब आते हैं हम अगली शाखा अर्थात सेकंड नंबर की शाखा पर, जिसे कहा गया जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। अब बात वही आती है कि जंतु विज्ञान अर्थात देखिए बॉटनी में वनस्पति अर्थात पौधों का अध्ययन, और जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन। जंतु में क्या करेंगे हम? जीवों का अध्ययन करेंगे। बात करें हमें इसके जनक की, इनके जनक वही हैं जो बायोलॉजी के जनक हैं अर्थात अरस्तु। भाई अरस्तु को ही जनक क्यों कहा गया? तो इन्होंने भी अपनी एक बुक के द्वारा प्रकाशन किया। बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया या एनिमल्स, कुछ भी लिखे। इन्होंने अपनी बुक में लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और प्रकाशन किया इस बुक के अंदर हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में, जिस कारण से हमें इनको जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए इसकी मुख्य शाखा तो दो ही हैं, लेकिन इसे एक शाखा में हम और विभाजित करेंगे जिसे कहते हैं, चलिए इसका यहीं पर डाल देते हैं अगली शाखा के बारे में, जिसे कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान को माइक्रोलॉजी कहते हैं। इनके जो जनक हैं भाई, अगर हम इसके जनक की बात करें तो इसके जनक कहा जाता है ल्यूवेन हॉक। अच्छा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को इसके जनक क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने जो खोज की, जाहिर सी बात है जो खोज की है वो कहीं ना कहीं, भाई कोई भी खोज हो उसे अपनी किसी न किसी बुक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अच्छा, अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो आप अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है भाई। चलिए माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या क्या प्रस्तुत किया? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जीवाणु की खोज की,
अच्छा, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की। देखिए, इन्होंने जो अपनी बुक थी उसके अंदर इन्होंने जीवाणु की खोज की, प्रोटोजोआ की भी खोज की। नेक्स्ट, अच्छा चलिए एक सेकंड, ये हमने क्या लिखा, लीवेनहॉफ, नो सॉरी, ये बुक इनकी नहीं है, यहाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे ध्यान देंगे। इन्होंने अपनी खोज की जिसमें इन्होंने जीवाणु की खोज और प्रोटोजोआ, इस प्रकार से इनको, और आगे अन्य भी चीजें हैं जो आगे समय समय पर जहां जो चीजें एडजस्ट होंगी या जहां जो चीजें लायक वहां ये चीजें दिखाती रहेंगी। अभी ये बायोलॉजी का एक सामान्य परिचय है कि बायोलॉजी किस तरह से डिवाइडेड की गई, किस तरह से किनको बायोलॉजी के जनक कहा गया। अब देखिए, ये रहा बायोलॉजी का एक सामान्य परिचय, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे, ये हम मिटा देते हैं अभी। चलिए साथियों, आगे हम बात करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान, अभी हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, टोटल जितने भी जीव विज्ञान के चैप्टर हैं, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो कोशिका विभाजन हो, चाहे वो तुम्हारा सर्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो बायोलॉजी का, हम उसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, कोशिका। ठीक है भाई, कोशिका को क्या कहते हैं भाई, सेल। अच्छा, कोशिका के जो अध्ययन है, या हम कह सकते हैं कोई स्पेशली मान लो कोशिका के बारे में ही पढ़ना चाह रहा है, तो उसको किस चीज का अध्ययन करना होगा, तो वहां पर हम कहेंगे साइटोलॉजी। वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेगा भाई, साइटोलॉजी। सेम, देखिए वैसे अगर हम चर्चा करें तो देखा गया है कि कोशिका का कोई खास स्ट्रक्चर या कोई स्पेशली स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन माना गया है विद्वानों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, कि जो जीवों की जो कोशिकाएं हैं, अर्थात वे जीव जो चल फिर सकते हैं या गति करते हैं, उन जीवों की कोशिकाओं को जो कहा गया, वो अक्सर देखा गया कि वो गोल कोशिकाएं होती हैं। तो हम यहाँ बस उसी की चर्चा करेंगे। देखिए, मान लिया हमने यहां पर बनाई एक कोशिका, सपोज कि ये क्या है, ये है कोशिका। ठीक है भाई, देखिए कोशिका के ऊपर पाई जाती है एक झिल्ली, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है भाई, अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर भी क्या पाई जाती है भाई, झिल्ली। बीच के मध्य भाग में पाया जाता है केंद्रिका। ठीक है भाई, इसी केंद्रिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब बात करें हम, सेम वही चीज, ये है सा आपकी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अगर हम बात कर लें इसके बारे में कि ये बनी किस चीज की होती है, देखिए कोशिका झिल्ली का निर्माण जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा द्वारा। इन चीजों का इनसे निर्माण बना हुआ होता है इसका। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। किस तरह की झिल्ली होती है ये, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य में झिल्ली है, अर्थात इसके कहीं कहीं आर पार देखा भी जा सकता है
और कभी कभी नहीं भी दे जा सकता, या कह सकते हैं थोड़ा देखा जा सकता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, क्या कार्य करती है ये, तो इसका कोई ना कोई कार्य भी तो होगा जब ये शरीर में मौजूद है। तो यह आदान प्रदान का कार्य करती है। आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या, अर्थात कोशिका के अंदर किस चीज को लिया जाएगा, किसे नहीं लिया जाएगा। जैसे कुछ चीजें जो विषैले पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर लिया जाएगा, या कोशिका के लिए कौन सी चीज सूटेबल है जिसे अंदर लिया जाएगा, और जो कौन सी ऐसी सूटेबल नहीं है जिसको नहीं लिया जाएगा, उसका आदान प्रदान का निर्धारण करती है ये। हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान का क्या करती है भाई, निर्धारण। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, देखिए जहां पर कोशिका झिल्ली थी और कोशिका, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है भाई, लिक्विड, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस लिक्विड को क्या कहेंगे हम, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है भाई। इसका क्या कार्य होता है, चलिए अगर हम इसके कार्य की बात करें तो देखिए इसका कार्य होता है कोशिका को बाहरी आघातों से बचाना। और भी कार्य हैं, वो भी आगे बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति के, या अपने ही हम बचपन में थे तो अक्सर चोट लग जाया करती थी, अब भी लग जाती है, तो वहां पर एक या तो ब्लड बाहर निकलेगा, अर्थात ब्लड बाहर निकल गया मतलब सेल्स बाहर निकल गई। अगर वहां पर नीला नीला हो गया, इसका मतलब वहां सेल्स डेड हो गई, मर गई वहां पर सेल। अब आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर ऐसे मारते हैं तो वहां एक लिपलिपा पदार्थ होता है, अर्थात वहां त्वचा आपके ऐसे लबडब, या ऐसे कह सकते ऐसे करती है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ की जो सेल्स हैं उनमें क्या भरा हुआ है भाई, लिक्विड भरा हुआ है, जो बाहरी आघातों से रोकने से कोशिका के अंदर वाले हिस्सों को बचा रहा है। ठीक है, अच्छा हम बात करें कि कोशिका और केंद्रक, इन दोनों के बीच में भी लिक्विड भरा हुआ होता है। इसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस प्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ भी कह दीजिए। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका भी वही कार्य है भाई, वो कोशिका को आघातों से बचा रहा था, ये केंद्रक को आघातों से बचाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, देखिए ये फिर आपका आता है केंद्रक। न्यूक्लियस, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, कोशिका का मस्तिष्क, अर्थात पूरी कोशिका का संचालन यही करता है। इसके बाद आता है आपका केंद्र का, न्यूक्लियस। केंद्र का, देखिए इसी केंद्रिका के अंदर आपका पाया जाता है डीएनए प्लस आरएनए। इसी डीएनए से
किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का। इन्हीं गुणसूत्र के कारण आगे किसका निर्धारण होता है? संतान की उत्पत्ति और लिंग निर्धारण। यहां तक हमने चर्चा की। अच्छा, आगे हम समझते हैं। देखिए, ये कोशिका द्रव्य था और ये केंद्रक द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर जो द्रव्य बनता है उसे कहते हैं किस किस को? तो देखिए, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। देखिए, ये जो जीव द्रव्य है, इसी के अंदर भाई, इसी जीव द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? सभी कोशिकांग। चाहे उसमें तुम्हारा अभी लिखा देंगे कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है और तुम्हारा सेंट्रोसोम है। ये सभी कोशिकांग कहाँ पाए जाएंगे? इसी जीव द्रव्य के अंदर। चलिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये कोशिका झिल्ली तो पौधों में भी पाई जाती है और जीवों में भी पाई जाती है, लेकिन एक और होती है इसके बाद, जिसे हम कहते हैं तुम्हारा, अरे गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है यहाँ, अभी फिलहाल लाइट भी नहीं है, तो इतना जो है पंखे वंखे नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। चलिए, नेक्स्ट अगली हम बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? कोशिका भित्ति। ये स्पेशली पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पौधों के अंदर, और यह बनी होती है सेलुलोज की। अगर हम इसके भी कार्य की चर्चा कर लें, इसका कार्य होता है पौधों या पादपों को आकार, पौधों या पादपों को आकार प्रदान करना। ठीक है भाई। चलिए, अब हम थोड़ी सी इसकी वैसी चर्चा, बेसिक तौर पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई, हम कहें कि कोशिका की खोज किसने की। हम यहां बात कर लेते हैं, चलिए यहीं से ले लेते हैं हम। कोशिका की खोज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो कोशिका की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो है आपका रॉबर्ट हुक। डेट थी तुम्हारी 1665, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ कि ये पेड़ की छाल, अर्थात आप अगर बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो मृत कोशिका की खोज की तो उसकी खोज कहाँ की थी, तो इन्होंने जो पेड़ की छाल होती है, अर्थात छिलका होता है पेड़ का, उसको निकाल कर इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, तो उसमें इन्होंने पाया कि कुछ इस प्रकार के डिब्बे डिब्बे बने हुए थे। इन्होंने उसमें देखा तो इनको इस प्रकार के डब्बे डब्बे मिले, अर्थात इन्होंने ही उसका नाम, इन डब्बों का नाम दिया सेलुला। अर्थात प्रारंभ में इन्होंने क्या नाम दिया उन डब्बों का, या उनको खाली कमरा कहा गया भाई। सबसे पहले इन्होंने उनको क्या कहा? जो खाली खाली कमरा इनको दिखा, उनका नाम दिया इन्होंने सेलुला।
इस सेलुला से ही निकल के आगे सेल शब्द आया। इन्होंने प्रकाशन के तौर पर अपनी बुक लॉन्च की। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसी बुक में इन्होंने बताया कि हर चीज अर्थात जीवित चीज है वह सभी किस चीज से बनी हुई है, अर्थात कोशिका से बनी हुई है। चलिए अब हम बात कर लें, जब इन्होंने मृत कोशिका की खोज की तो जाहिर सी बात है जीवित कोश, अच्छा यहाँ एक चीज और लिख लेना कि मृत कोशिका को आज के तौर पर नेक्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। ठीक है भाई। अगली हम बात करें भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, डेट है 1674। इस डेट में इन्होंने किसकी खोज की, तो जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की। अर्थात इन्होंने अन्य खोज भी की जिसमें इन्होंने जीवाणु की खोज की, प्रोटोजोआ, जिस कारण से इन्हें क्या कहा, अच्छा जिस जीवाणु की खोज करने के कारण ही इनको बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा गया, अर्थात जीवाणु विज्ञान का जनक कहा गया। यहां तक की बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो आगे की चर्चा हम फिर आगे करेंगे, अगर आपको यहां तक की बातें समझ में आई हैं तो। अच्छा इसके बाद हम अगर बात करें, देखिए हमारा ये इस तरह से इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, हमने जानकारी ली कि कोशिका की खोज या किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो मृत कोशिका थी। इन्होंने पेड़ की छाल में जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो इनको एक खाली खाली कमरे नजर आए। उन खाली कमरों का नाम इन्होंने सेलुला रखा, जिनसे आगे चलकर सेल शब्द निकल कर आया। लेकिन ये सेल शब्द इन्होंने नहीं दिया, सेल शब्द किसने दिया था वो आगे चर्चा होंगी। अच्छा इन्होंने जो सेलुला शब्द दिया था उसी से आगे सेल, इनकी जो मृत कोशिका थी अर्थात डेड सेल थी, क्योंकि वो जो छिलका इन्होंने निकाला था पौधे से वो सूख गया था, अर्थात मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। इन्होंने अपनी बुक लिखी माइक्रोग्राफिया। अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली बुक्स है कि रॉबर्ट हुक द्वारा, या ऐसे कह सकते हैं मृत कोशिका की खोज हुई थी, किस बुक द्वारा प्रकाशन हुआ, तो कह सकते हैं माइक्रोग्राफिया, या कहा जाएगा रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया। ये सारी चीजों, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। या फिर कहा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो 1674 में जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। अर्थात इन्होंने जीवाणु की भी खोज की और प्रोटोजोआ की खोज की, जिस कारण से इन्हें बैक्टीरियोलॉजी के जनक अर्थात जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। हम यहाँ बात करें तो देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा द्वारा होता है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसका कार्य होता है आदान प्रदान का निर्धारण करना, अर्थात कौन सी चीजें बाहर कही जाएंगी और कौन सी चीजें अंदर ली जाएंगी, उन चीजों का निर्धारण करने के लिए कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। अगली हम बात करें कोशिका झिल्ली, और कोशिका के मध्य में लिक्विड पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसका कार्य होता है कोशिका को बाहरी आघातों से बचाना। नेक्स्ट हम बात करें केंद्रक द्रव्य की बात करें, केंद्रक और कोशिका के मध्य पाए जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसका कार्य होता है केंद्रक को आघातों से बचाना। इसके बाद बात करें हम केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है इसको। आगे बात करें केंद्रिका, इसमें डीएनए प्लस आरएनए अर्थात डीएनए ही के अंदर गुणसूत्रों का, अर्थात गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिससे संतान की उत्पत्ति और लिंग निर्धारण होता है कि यह बेबी कैसा होगा, अर्थात फीमेल होगी या मेल होगा।
ठीक है भाई। इसके हम बात करें, देखिए कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों के मिलाकर जो द्रव्य बनता है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसी जीव द्रव्य के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो सभी मौजूद होते हैं। ये वही जीव द्रव्य जिसे हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था, अर्थात मनुष्य के शरीर या मनुष्य के जीवन का भौतिक आधार यही है। जितने भी लिक्विड बताए गए उन सभी में 90% पानी होता है, बाकी एंजाइम्स होते हैं और बाकी सारी चीजें इन्हीं के अंदर होती हैं। जो जीव जो कोशिका है इसके अंदर ऑक्सीश्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन से ही श्वसन होता है। चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अभी कोशिका के बारे में ही और आपको जानकारी देंगे। अभी ये बोर्ड थोड़ा इतना है नहीं जिसमें और सारी चीजें इसके बारे में आ सके। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपको इसके माध्यम से कुछ भी समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि हमें यहाँ से चीजों की जानकारी मिल रही है या हमारा जो है समय का सही सदुपयोग हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। या आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगा हो जहां सुधार करने की आवश्यकता है या आपको कुछ भी लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ये भी थोड़ा सा दोबारा से बना देते हैं। अब देखिए सेल्स, देखिए हमने बताया कि कोशिका में जो जीव द्रव्य था, जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म, हमने कहा था ये किस चीज से मिलकर बना हुआ था, तो हम कहेंगे भैया ये कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ था। इसी के अंदर समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी में क्या उपस्थित होते हैं, हमारे कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी इसी में उपस्थित होते हैं। जैसे हम चर्चा करें तो हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, हम बात करेंगे लाइसोसोम, हम बात करेंगे राइबोसोम, ठीक है भाई, हम बात करेंगे सेंट्रोसोम, अच्छा हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी, हम बात करेंगे लवक अर्थात प्लास्टिड के बारे में। इस तरह से अन्य भी कोशिकांग हैं जिनको आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। अच्छा इसमें हाँ सेंट्रोसोम हो गया। ये हम कोशिकाओं के बारे में भी आपको, अच्छा इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। इसके जस्ट आगे हम यही पढ़ेंगे जो हम डिटेल्स पढ़ेंगे इनके बारे में, इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है, किसका कार्य क्या है। जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ऑक्सीश्वसन होता है। हम बात करें लाइसोसोम, ये मरी हुई डेड कोशिकाओं को बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो यह कोशिकाओं को एक तो कह सकते हैं हम कि उसे एक तरह से परिवहन का काम करता है, जो चीजों को इधर उधर ले जाने का काम करता है। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो ये कलर, ये पौधों में पाया जाता है, कलर देने अर्थात वर्णक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें। देखिए हम बात करें कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत जो दिया था हम कह सकते हैं कि वैसे इसमें अक्सर दो डेट लिखी जाती है भाई, 1838 व 39। ऐसा क्यों, तो देखिए यह देने वाले दो लोग थे, कौन थे, स्लाइडेन व स्वान। देखिए इसने प्रस्तुत की अपनी 1838 में थ्योरी और इसने की 1839 में।
दोनों की ही मान्य हुई, जिस कारण से ये डेट फिक्स कर दी जाती। अच्छा, हम कहें कि इसमें क्या लिखा हुआ था, तो इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत में कि सभी अर्थात समस्त जीवों का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना है। अच्छा, ये थ्योरी हम आगे चलकर एक डिटेल्स में थ्योरी अर्थात इनकी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बेसिक ओवर ऊपर स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि एक्चुअल में हम इसमें पढ़ाने क्या वाले हैं। ऐसे देखा जाए तो कोशिका की लगभग 7-8 क्लासों में कोशिका ही चलेगी, जिसमें हम हर कोशिकांग का तथा हर चीज का एक डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी हम आपको यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यह हो गया आपका कोशिका सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ठीक है। हमने बताया था कोशिकाओं को जिन 2 विभाग शाखाओं में बांटा था। देखिए, एक तो होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कायिकी का अध्ययन। देखिए, ये चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कायिकी मतलब काया से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, अर्थात वे जीव जिनमें त्वचा होती है, हम कह सकते हैं जो चल फिर लेते हैं, उन चीजों का अध्ययन है फिजियोलॉजी अर्थात कायिकी का अध्ययन। चाहो तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जूलॉजी लिख सकते हैं भाई, अर्थात इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, जूलॉजी का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें मोर्फोलॉजी, अर्थात इसमें हम अकार्यकी अर्थात इनकी काया नहीं है, हम सीधी भाषा में कहें तो हम इसमें किसको रख सकते हैं, बॉटनी को। ठीक है भाई, ये है यहां तक। अच्छा देखिए, अभी हम चर्चा करेंगे कि सेल्स, मनुष्य में सेल कोशिकाएं पाई जाती है, उनका प्रकार क्या है। तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य में कोशिकाओं का प्रकार। चलिए यहां नहीं, हम यहां बात कर लेते हैं मानव में कोशिका का प्रकार। देखिए, मानव में ये कोशिका 3 प्रकार से पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, इनके बारे में भी आगे हम एक विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करें कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार, देखिए आप कहें फिर ये मानव में कोशिका का, तो मानव में किस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये ओवरऑल कोशिका के प्रकार हैं। देखिए यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं तो कोशिका 2 प्रकार में पाई जाती है। पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक, और अगली कोशिका है यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, ये हम कह सकते हैं ये अपरिपक्व है, अपरिपक्व मतलब ये पूर्ण विकसित नहीं है। ये कहें तो ये कैसी हैं, परिपक्व। आप कहें भाई इससे मतलब क्या है, देखिए ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, यानी इनमें अविकसित का मतलब टोटल या सभी कोशिकाएं मौजूद नहीं होती, या कह सकते हैं पूरी कोशिका प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं होती है। लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यह पूर्ण परिपक्व कोशिकाएं होती है, इनमें सभी कोशिकांग होते हैं,
चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया कहें, चाहे वो लाइसोसोम कहें, चाहे वो राइबोसोम कहें, अर्थात सारे कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। आगे हम देखिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे अभी आज की वीडियो हम थोड़ी सी यहीं 5 मिनट और ले लें, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज्यादा, हमारी फर्स्ट क्लास है। आप इस पे कमेंट करके बताएंगे किस तरह से आपको कैसी लगी क्लास है, आप बताना जरूर। चलिए आगे हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं इसकी। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए यहां से लेते हैं। फर्स्ट हम कहेंगे, चलिए यहां नहीं, इसको मिटा देते हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी ये सारी चीजें आपको फुल डिटेल में भी मिलेंगी। अभी हमने एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानने का प्रयास किया है कि हम आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। देखिए मैं इतना वादा कर सकता हूं कि अभी बोर्ड वाइड जरूर है, लेकिन हम आपको प्रयास पूरा करेंगे ज्यादा से ज्यादा देने का, क्योंकि अब परीक्षाओं में इतना परीक्षाओं का लेवल बढ़ गया है, तो हमें वो चीज देने का प्रयास करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैं आप ही के बीच में से निकला हुआ हूं, मैंने कई परीक्षाएं भी दी हैं, और फिलहाल कई ऐसा नहीं है, मेरे कई रिजल्ट भी हुए हैं। चाहो तो हम आपको बीच में कभी भी दिखा भी देंगे। तो हमें एक्चुअल में बड़ा बेहद तरीके से पता हुआ है कि कहां से और क्या पूछा जाता है, जिस कारण से हम आगे इसमें बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा पेन चलने में या फिर बोलने में इन चीजों का फर्क आ रहा होगा, लैंग्वेज का, वो सारी चीज। देखिए किसी भी चीज को समझने में, आपको मुझे समझने में, मुझे आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। हमारा नया चैनल है, नई क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आगे धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे। और कहा भी जाता है, देखो प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर एक दिन। आप प्रयास करते रहें, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। हम भी आपसे यह वादा करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट दिया जा सके, जिससे आपको सफलता पाने में दिक्कत ना हो और जल्दी मिल सके। चलिए हम स्टार्ट थोड़े से 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अक्सर पूछे जाने वाले हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका, आप सभी को पता है, अगर पता है तो बताइएगा जरूर। संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है भाई। चलो हिंदी में भी लिख देता हूं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए यही हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम मनुष्य के अंदर। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अर्थात अंडाणु की। ये कहां पाया जाता है, तो ये महिला के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई। अच्छा अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स, अर्थात मानव में सबसे छोटी कोशिका, ये होता है स्पर्म। ये कहां पाई जाती है, स्पर्म अर्थात शुक्राणु। ये कहां पाया जाता है, नर के अंदर। हम बात कर लेते हैं अगली, मानव की, या मानव में ही कर लेते हैं,
मानव में सबसे लंबी कोशिका। देखिए, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र खोपड़ी में पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र की कहा जाता है, कई किलोमीटर लंबी होती है। देखिए, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप इस क्लास के माध्यम से देखकर अवश्य बताएं कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आगे भी हम बेहतरीन प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।